Hello guys, how are you friends? हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। लेट अस सी आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डेप्रिवेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। हम शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट ये लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और इनको किन चीज़ों से डिप्राइव ये रहे हैं और इनकी एक्सप्लॉयटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल्ड, कैसे एंशियंट टाइम्स में, पुराने समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, हमारा 4 वर्णास हैं, आपको पता है, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो लो कास्ट, जिनका स्टेटस लो है सोसाइटी में था, जो अभी भी है, तो उनको किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह के से उनको डिप्राइव किया जाता था, इन सब बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या प्रोविजंस दिए हैं इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे रखने के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये सारे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनमें 3 डिविजन्स आती हैं। एक तो शेड्यूल कास्ट आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस आते हैं, जिनको हम ओबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट को एससी भी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को हम ओबीसी की बोलते हैं। ओके, तो जो सोसाइटी की लो स्टेटस वाली सोसाइटी, वो सेक्शन सोसाइटी का, वीकर सेक्शन सोसाइटी का, उसके लिए हमने यूज़ किया है वर्ड बैकवर्ड क्लासेस। ओके, अब शेड्यूल ट्राइब्स क्या होते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल है एक, आर्टिकल 366 सब सेक्शन 25, आर्टिकल 366 सब सेक्शन 25। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है? ये आर्टिकल बोलता है कि वो सारे ट्राइब्स या कम्युनिटीज़, ओके, तो उनको हम शेड्यूल ट्राइब्स तभी बोलेंगे अगर वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं अंडर आर्टिकल 342। तो आर्टिकल 366 और सब सेक्शन 25 ये बोलता है कि उन सब ट्राइब्स को, ग्रुप्स को, कम्युनिटीज़ को हम कहेंगे कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी हैं अगर वो सारी की सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो आर्टिकल 342 के अंदर आती हैं। ओके, अब इनके लिए प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी हैं? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडेप्टेडनेस की प्रॉब्लम है, हम डिस्कस कर चुके हैं। लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, एजुकेशन नहीं है इनके पास, लिटरेसी लेवल लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट भी इनका हाई ही कहा जाता है। अब इनका प्रॉब्लम के लिए अगर हम देखेंगे कि पॉवर्टी है ही है इनमें। ओके, तो अब बात करेंगे कि कौन कौन सी मेजरली प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर देंगे
एक तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी की उनके पास इनकम का सोर्स नहीं है। वो बड़े सारे लोग आपको ट्राइब्स बॉन्डेड लेबर करते हुए दिखेंगे। अलग अलग स्टेट्स में बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट देखा जाएगा। तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हों, चाहे वो सेंट्रल इंडिया ट्राइब्स हों, ये काम एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, तो उसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बैड है। तो ट्राइबल लैंड एलिनेशन, अब ट्राइबल को लैंड से एलिनेट कर दिया जाता है। वो इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि बड़े सारे डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, या फिर एनक्रोचमेंट हो जाता है ट्राइबल्स का, नॉन ट्राइबल्स का ट्राइबल लैंड में वो इंक्रोचमेंट कर देते हैं। पटवारी जो होते हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में धांधलियाँ कर देते हैं, तो उनको लैंड की ऑनरशिप से उनको बेदखल कर दिया जाता है और वो अपने आप को क्या समझते हैं, लैंड एलिनेटेड। अब बड़े सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बोकारो स्टील प्लांट जब सेटअप किया था तो ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करना पड़ गया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जब आई थी आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश जहाँ पे वो फैक्ट्री को सेटअप करना था, तो वहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे थे ऑलरेडी, तो उनको डिस्प्लेस किया गया वहाँ से और उनको फेक प्रोमिसेस उनको की गई कि आपको जॉब प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बड़े ही कम प्रपोर्शन लोगों को कंपनसेशन मिली, क्योंकि उनमें लैंड का, उनमें ऑनरशिप टाइटल जो था वो उनके नाम पे होती ही नहीं थी, क्योंकि वो जिनके नाम पे थी लैंड तो उनको तो मिल गया कंपनसेशन। अब जिनके नाम पे लैंड नहीं थी लेकिन वो वहाँ पे कई सालों से, 50 सालों से वहाँ पे रहे थे, उनको विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो उसके बाद आती है इंडेप्टेडनेस और बॉन्डेड लेबर। अब देखिए, जैसे ही अब ट्राइबल्स के लोग जो हैं वो गरीब होते हैं, तो अपना गुजर बसर करने के लिए ये लोग लोन लेते हैं और वहाँ पे कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते नहीं हैं, जैसे बैंक्स की फैसिलिटी तो है नहीं वहाँ पे, अगर है भी तो बड़े ही कम प्रोपोर्शन में है। तो इनको फिर लैंड लॉर्ड्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, उनके ऊपर डिपेंडेंट ये रहना पड़ता था। तो जब उनसे वो लोन लेते थे तो वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने की वजह से वो लोन को चुकाने में सक्षम नहीं होते थे, लोन को चुका नहीं पाते थे। तो उन्होंने अपना जो लैंड जो गिरवी रखा होता था मनी लैंडर्स के पास, वो उनको फिर वो मजबूरी में मनी लैंडर्स को, जो ट्राइबल्स थे, वो अपनी लैंड को सेल करना पड़ता था मजबूरी में। अब देखा जाए तो बॉन्डेड लेबर, अब देखिए, अब सेम जब इंडेप्टेडनेस में आ जाते हैं तो अब उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास लोन रिपे करने के लिए, डेट रिपे करने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बॉन्डेड लेबर काम करते हैं। कहाँ पे, वहाँ पे एज ए बॉन्डेड लेबर वो काम करते हैं। कहाँ पे, लैंडलॉर्ड्स के घरों में, तो अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार देते हैं वो, है ना। तो तब भी उनका लोन ख़त्म नहीं हो पाता, चुका नहीं पाते, उनके बच्चे तक वहाँ पे उनके घरों में बॉन्डेड लेबर का काम करते हैं। तो अब जैसे बात करें तो अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम है इसको बॉन्डेड लेबर का। अब जैसे राजस्थान में भी बॉन्डेड लेबर देखने को मिलता है, तो वहाँ पे इस सिस्टम का नाम दिया गया है सागरी सिस्टम। अब जैसे ही इसके साथ ही आप बात करते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में इसको नाम दिया गया है गोथी सिस्टम, GOTHI, गोथी सिस्टम। तो ठीक है, तो
छत्तीसगढ़ में इसका नाम दिया गया है नौकरीनामा। नौकरीनामा सिस्टम है, गोथी सिस्टम है उड़ीसा में, और राजस्थान में है सागरी सिस्टम है, गोथी सिस्टम है और नौकरीनामा है। तो ये हमने बात करी। तो अब एजुकेशनली भी बैकवर्ड हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे ही नहीं हैं, उनके पास लैंड है, तो वो जाते ही नहीं हैं वहाँ पे स्कूलों में पढ़ने के लिए। और स्कूलों में जाने के बाद भी क्या होता है कि टीचर्स उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको कमेंट्स किए जाते हैं, गंदे कमेंट्स किए जाते हैं, तो वो डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो वो इस वजह से क्या होता है कि आपको ड्रॉप आउट्स जो होगा ट्राइबल स्टूडेंट्स में बड़ा ही हाई देखने को मिलता है। तो अब जब वो ड्रॉप आउट्स हो गए तो वहाँ पे वो स्कूलों में जा नहीं पाते, एजुकेशन अटेन नहीं कर पाते, और जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में वो भाषा होती है, वो इनकी अपनी भाषा नहीं होती है, इनकी अपनी मातृभाषा में पढ़ाया नहीं जाता। तो लैंग्वेज जो जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है हिंदी में, तो वो इनको समझ में नहीं आती। तो उस वजह से भी ये एजुकेशनली बैकवर्ड कर दिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने लॉस हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एक्ट भी बनाए हैं, ताकि ट्राइबल्स में एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो अब हम जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ताकि एनरोलमेंट हाई रहे। कोशिश की जाती है कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दी जाए, तो उससे एनरोलमेंट हाई करने की कोशिश होती थी। जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल्स गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, है ना, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय वहाँ पे सेटअप किए गए हैं। तो ये इनका काम होता है कि ट्राइबल्स के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो उनमें एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट उसमें करनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी। अब एजुकेशन, ये आपस में जो प्रॉब्लम्स है, मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ, दे प्रॉब्लम्स आपस में रिलेटेड भी हैं, और इनको हम इंडिविजुअली भी वी कैन स्टडी, एंड वी कैन स्टडी बाय रिलेटिंग वन प्रॉब्लम विद अनदर प्रॉब्लम, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से भी है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस से भी है। तो अब वहाँ पे आपको जो यंग मैन और वुमेन है लार्ज नंबर में आपको अनएम्प्लॉयड मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वो एज एग्रीकल्चरल लेबर्स का काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज में लेबर्स का काम कर रहे हैं, और वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज़ वेरी हाई इन फैक्ट्रीज। दैन उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी वो फेस करते हैं, है ना। अब वहाँ पे हेल्थ हॉस्पिटल, लैक ऑफ हॉस्पिटल की वजह से, लैक ऑफ स्टाफ की वजह से वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। ओके, और वो गरीब हैं, एजुकेशन लेवल नहीं है, तो उनके पास खाने के लिए न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, तो इसलिए वो उनकी डाइट जो होती है वो अंडर नरिश्ड डाइट होती है, तो उसकी वजह से उनको बड़ी सारी बीमारियां लग जाती हैं, हेल्थ इश्यूज उनमें डेवलप होने लगते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स। जो मैंने बताया कि उनको फोर्सफुली भी वहाँ से अपने होम टाउन से, अपने होम फॉरेस्ट से जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, तो उनको वहाँ से निकाला जाता है। वो निकालने के बड़े सारे कारण होती हैं। गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाना है, गवर्नमेंट ने पार्क को, नेशनल पार्क को बनाना है, गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है ना, गवर्नमेंट ने कोई माइनिंग एक्टिविटी करनी है। तो अब इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए डेवलपमेंट के नाम पे उनको फॉरेस्ट से, ट्राइबल्स को फॉरेस्ट से डिसोशिएट कर दिया जाता है, और उनको एक प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं दी जाती, और उनको प्रॉपर तरीके से उनको रिहेबिलिटेशन भी नहीं किया जाता। हालांकि 2013 में राइट टू फेयर कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट आया था 2013 में। तो इस एक्ट के आने के बाद चीज़ें लार्ज स्केल पे इम्प्रूव हुई हैं। अब ये होता है कि अगर किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ने
कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसको कम से कम 80% लोगों की वहाँ पे हाँ होनी चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट को आगे कैरी आउट कर सकता है। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर कोई प्रोजेक्ट ले आउट करना चाहती है तो जिन लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिन लोगों को वहाँ से निकाले जा रहे हैं, उन ट्राइबल्स में कम से कम आपको 70% लोगों की वहाँ पे कंसेंट लेना आवश्यक है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो जाएगा, आगे नहीं कंटिन्यू हो पाएगा। तो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात हमने करी। अब फॉरेस्ट राइट, अब देखो फॉरेस्ट राइट भी उनको दिए गए, राइट ऑफ फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं तो है ना, ट्राइबल्स के हैं या नॉन ट्राइबल हैं, तो वो उनको फॉरेस्ट में राइट दे दिए जाते हैं उनको। इसके तहत वो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो अपने कंजप्शन के लिए ले सकते हैं और उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं ताकि वो अपना गुजर बसर जो है वो कर सकें। अब जैसे हमने पढ़ा ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम, अब इनमें क्या होता है, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम को स्टडी किया था एफ.जी. बैले ने। तो ये एक बड़े ही जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम को स्टडी किया कोंड एंड ओरिया ट्राइब में। तो इन्होंने एलएलपी विद्यार्थी थे, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स को स्टडी करने वाले एलएलपी विद्यार्थी, फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से ट्राइबल्स का फॉरेस्ट के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमने एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम्स की बात की, हमने डेप्रिवेशन किस कैसे हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है शेड्यूल ट्राइब्स का। ओके, तो हम अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स की हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स अब ट्राइब्स को दिए गए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब्स की। तो शेड्यूल ट्राइब्स का मैंने आपको डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी है कि आर्टिकल 366 सब सेक्शन 25 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है ऑफ इंडिया का कोई भी कम्युनिटी है या फिर उसका कोई हिस्सा है ना, वो ट्राइब कर सकता है अंडर आर्टिकल 342 सब सेक्शन 1। तो उन कम्युनिटीज़ को हम बोलेंगे शेड्यूल ट्राइब्स। अब देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब्स की डेफिनेशन हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है वो क्या दी हुई है। तो क्या होता है कि अब आर्टिकल 366 जो है सब सेक्शन 25 ये डायरेक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो कोई भी कम्युनिटीज़ को या उसका कुछ पार्ट वो ट्राइब्स में डिक्लेयर कर सकता है अंडर आर्टिकल 342 सेक्शन 1। तो उन ट्राइब्स को हम ट्राइब्स, तो शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो अब हमने बताया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड। तो ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो था शेड्यूल ट्राइब्स का, वो ये कहता है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन तो किया उसको, शेड्यूल ट्राइब्स को अच्छे से, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हम बात करते हैं
आर्टिकल 15 सब सेक्शन 44 ये बोलता है, अब इनके लिए एजुकेशनल और कल्चरल सेफ गार्ड्स हैं। अब कल्चरल और एजुकेशनल सेफ गार्ड्स में हम बात करेंगे, आपको कुछ आर्टिकल्स हैं वो रटने पड़ेंगे। तो एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफ गार्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम किस चीज़ों की डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं कि उनके लिए क्या जो उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है वो उनके मदर टंग में देनी है। इंस्ट्रक्शंस जो है वो मदर टंग में प्रोवाइड करनी है। तो कल्चरल और एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफ गार्ड्स जो है वो तो इनको हम मदर टंग में इनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अब इनके लिए जो माइनॉरिटीज़ हैं वीकर सेक्शन की, तो उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट, उनके कल्चरल इंटरेस्ट मीन्स उनके पास अपना राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल सेफ गार्ड्स हैं। एजुकेशनल सेफ गार्ड्स में मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तो हालांकि लेकिन वहाँ पे ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे ड्रॉप आउट्स का रीज़न हमने डिस्कस किया कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती हैं, तो ये कारण भी है ड्रॉप आउट। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रावधान है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो मदर टंग में देनी होगी। ओके, तो आपने इनका इकोनॉमिक इनका इनका जो इकोनॉमिकल इनका जो स्टेटस है वो उसको बढ़ाना है। जो इनका एजुकेशनल स्टेटस है वो इनको बढ़ाना है। ओके, तो और इनको किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, सोशल इंजस्टिस से बचाना है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उनके इंटरेस्ट को भी आपने बचाना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल सेफ गार्ड हैं, कल्चरल सेफ गार्ड हैं। तो अब सोशल सेफ गार्ड्स की बात करते हैं। सोशल सेफ गार्ड्स में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि चाइल्ड लेबर हम नहीं कर सकते। कोई भी बंदा जो है अपने घरों में बच्चों को काम पे नहीं रख सकते। आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रोहिबिशन है ना। बैगर जो है वो उस पर फोर्स्ड लेबर, जब हमने पढ़ा कि किस तरह से डेप्टनेस बॉन्डेड लेबर आपको देखने को मिलती है, सागरी सिस्टम कह लीजिए, नौकरीनामा कह लीजिए छत्तीसगढ़ में, सागरी सिस्टम राजस्थान में है। तो ये सिस्टम बने ही इसके लिए हैं ताकि बॉन्डेड लेबर की तरह ट्राइब्स जो काम कर सके। लेकिन अब आर्टिकल कहा जाए, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना था वो हमने जो लागू किया था वो किया था 1950 से। अब आप देखिए कि ये चीज़ें 1950 में ही बैंड हो गई थी, कि प्रोहिबिशन हो गया था कि आपने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट करना है, आपने बैगिंग को प्रोहिबिट करना है, फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है। तो इन चीज़ों का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दिया हुआ है। बट ग्राउंड में अब इसका इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, पॉलिटिकल अथॉरिटी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव हैं, है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनको इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो
तो सोशल सेफ गार्ड्स की भी हमने बात की कि किस तरह से हमने रोकना है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, चाइल्ड लेबर को, फोर्स लेबर को रोकना है। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल और कल्चरल सेफ गार्ड्स की, सोशल सेफ गार्ड्स की, इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स की। ओके, अब इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स की अगर हम बात करें तो अब है क्या कि बेसिकली तो जो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनमें स्टेट्स जो हैं, स्पेसिफाइड स्टेट्स उसमें हैं, है ना। तो उनको ग्रांट्स इन एड दी जाती है स्पेसिफाइड स्टेट्स को। ठीक है, क्या जो फिफ्थ और इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स में हम क्या बात करते हैं, हम इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स में हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम फिनेंशियल असिस्टेंस जो है एलोकेट करते हैं, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स एलोकेट करती है, या फिर एनजीओ को एलोकेट कर सकती है, इंडिविजुअल को एलोकेट कर सकती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ग्रांट इन एड्स। तो ग्रांट इन एड्स दी जाती है जो उन स्टेट्स को जो कि मेंशन की हुई हैं फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में, जो इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स हैं। अब होता क्या है कि जो अब जो फिफ्थ शेड्यूल है, तो उसके जो फिफ्थ शेड्यूल में जो दिया है ना, वो किन को अप्लाई होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ को अप्लाई करता है। शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया कहाँ पे, उन स्टेट्स में जो कि स्टेट्स असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, विच आर कवर्ड अंडर सिक्स शेड्यूल अंडर क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि जो स्टेट्स जो प्रोविजंस जो है फिफ्थ शेड्यूल के, उन स्टेट्स में अप्लाई करेंगे, उन स्टेट को एडमिनिस्टर करोगे, शेड्यूल एरियाज़ को एडमिनिस्टर करोगे, शेड्यूल ट्राइब्स को एडमिनिस्टर करोगे उन स्टेट्स में अदर दैन असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो अब ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये कवर्ड है सिक्स शेड्यूल में। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स हमने बात कर ली, सोशल सेफ गार्ड्स हमने बात कर ली, एजुकेशनल और कल्चरल सेफ गार्ड्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स। अब पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स कैसे दे सकते हैं, आप एसटी की रिजर्वेशन है लोकसभा में दी जाती है, एमपी की इलेक्शन होती है तो वहाँ पे कुछ सीट्स जो है वो एलोकेट कर दी जाती है एसटी कैंडिडेट को। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी आप देखोगे वहाँ पे भी आपको कुछ स्टेट्स जो हैं वो रिज़र्व कर दी जाती हैं उन मेंबर्स को जो कि शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स हैं। तो शेड्यूल ट्राइब्स के लोकसभा में भी हैं, तो शेड्यूल ट्राइब्स की हम इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव में भी देख सकते हैं। ओके, तो अब पंचायत की बात करें, जब पंचायत हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने पंचायत लेके आए। ओके, तो पंचायत से लेके आए तो वहाँ पे भी रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ओके, तो अब नेशनल कमीशन भी है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब हम बात करें तो नेशनल कमीशन जो है वो आर्टिकल 338 के तहत है और आर्टिकल 338 के ए के तहत है। तो पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स भी हैं, तो पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स तो हैं ही हैं, और आप देखोगे तो इनमें आपको इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कल्चरल सेफ गार्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग तरह से सेफ गार्ड किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई मिलेंगी। तो इनके लिए नेशनल कमीशन भी है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट्स का। ओके, तो सीट्स भी रिज़र्व की हुई हैं। ओके, तो अब बात करें हम शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं। ओके, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की अगर हम बात करें
तो अब लॉ क्या होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होती है, ये बेसिकली लॉज हैं जो कि बनाया जाता है एनेक्टेड बाय स्टेट के द्वारा या फिर फेडरल लेजिस्लेचर के द्वारा जो है वो स्टैट्यूटरी लॉ जो है वो बनाए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हमने बताया आपको क्या होता है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं? अब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब इनके लिए जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो होता क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो इनमें हम क्या करते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो नेशनल कमीशन है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ओके, तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी है और नेशनल कमीशन फॉर बात करेंगे हम शेड्यूल कास्ट के भी है। तो अब बात हमें कर ली, अब स्कीम्स की बात करें, ठीक है। प्रधान अब स्कीम्स के लिए स्कॉलरशिप हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक है। तो अब बात करें स्टार्टअप इंडिया स्कीम है। ओके, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, रोजगार प्रोत्साहन योजना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो बड़ी सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल को अपहोल्ड करने के लिए, उसकी भावना को होल्ड करने के लिए बहुत सारे लेजिस्लेशंस बने हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनी हैं। तो अब जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, पीसा एक्ट है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, ठीक है। अब ट्राइबल सब प्लान भी है, ठीक है, फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी है, तो जो कि ट्राइबल अफेयर्स देखती है। ओके, तो अब देखा जाए हमारे पास और स्टैटिस्टिक्स हैं कुछ। तो अब जितने भी हमारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, उनमें सबसे ज़्यादा जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं वो आपको एसटी में ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब लिटरेसी रेट जो है 1961 से लेके 2011 तक, तो लिटरेसी रेट इनका 8 से 59% ही बढ़ा है। ओके, तो अब मोर्टेलिटी रेट इनमें डबल है ना, लिटरेसी रेट इनमें कम है नेशनल एवरेज से, इसमें पॉवर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, तो अब बड़े सारे ट्राइबल्स लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं, तो ये क्रिटिक हैं। तो तो अब उनका राइट है डिग्निफाइड लाइफ जीने का, तो ये उनको प्रोविजंस करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच को हमने अडॉप्ट करना चाहिए, हमें डिफरेंट लेवल्स पे, हमें ग्रास रूट लेवल पे हमने जो है डिफरेंट इसको अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में, हम बात करेंगे। हमने शेड्यूल ट्राइब्स की बात की। ओके, तो शेड्यूल ट्राइब्स में आपने देखा कि क्या क्या इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन से सेफगार्ड्स हैं, लीगल सेफगार्ड्स हैं, पॉलिटिकल सेफगार्ड्स हैं, शेड्यूल्ड सोशल सेफगार्ड्स हैं, पॉलिटिकल सेफगार्ड्स हैं, इकोनॉमिक सेफगार्ड्स हैं, एजुकेशनल सेफगार्ड्स हैं। तो इन सेफगार्ड्स की हमने बात की। तो नेशनल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं। तो अब इन सब होने के बाद भी आप देखोगे कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड होती है, तो उनमें से 47% आपको शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी से ही मिलते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, उसमें शेड्यूल ट्राइब का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है।
ठीक है। चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो डबल है जो नेशनल एवरेज से। लिटरेसी रेट इनकी काफ़ी लो है नेशनल एवरेज से। ओके, तो ये चीज़ें आपने कोड करनी है, मेंशन करनी है। ओके, अब देखा जाए हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, वो हम बात करते हैं। शेड्यूल हम बात कर रहे थे ना, हम बात कर रहे थे एक्सप्लोइटेशन किस तरह से शेड्यूल कास्ट की हो रही है, शेड्यूल ट्राइब्स की हो रही है, बैकवर्ड क्लासेस की हो रही है, और इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या क्या है, और शेड्यूल कास्ट के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की। तो शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करें, शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें, तो शेड्यूल ट्राइब्स का तो हम अब ये फर्स्ट टाइम जो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, इसके बारे में मैं जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा तब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे उसमें भी हम थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब जो है शेड्यूल कास्ट जो है, हुआ क्या कि 1936 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर इशू किया 1936, ठीक है। तो इसमें कास्ट के बारे में और ट्राइब्स को दे दिया कि ये शेड्यूल्ड कास्ट हैं। तो अब इनको पहले तो कहा जाता था डिप्रेस्ड क्लासेस, लेकिन 1936 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर, उसमें कुछ कास्ट को दे दिया गया नाम शेड्यूल कास्ट का। इनको पहले डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था। ओके, अब 2011 सेंसस के मुताबिक आपको मैं बता दूं कि पॉपुलेशन, आपको आपको ये जान के मेरे को खुशी हो रही है कि अगले साल से कास्ट सेंसस थ्रू आउट इंडिया में किया जा रहा है, ठीक है। तो अगले पहले तो दो 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 फेजेस में होगा, पहले 4 रीजन में होगा, 2 यूटी है उसमें और 2 स्टेट्स है उसमें, ठीक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये जम्मू कश्मीर है और यूटी है। तो ये फर्स्ट फेज़ में इनमें जो है वो हो जाएगा क्या। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला 1936, जिसमें कुछ कास्ट को, ट्राइब्स को दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस का नाम, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट की, वो इंडिया में है 16.6%। जो जो टोटल पॉपुलेशन है वो उसका 16.6% जो है वो शेड्यूल कास्ट है। तो अब हम इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, है ना। तो इनकी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं। ये लोग इनको डिस्क्रिमिनेशन की नज़र से देखा जाता है, इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। इनको डिप्रेस्ड सेक्शन, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का नाम दिया गया है। तो सोसाइटी में इनकी जो पोजीशन है वो बड़ी ही लो पोजीशन है। ओके, तो अब हाई कास्ट जो है, जो
हैं ट्रेन करके रखते हैं। ओके, तो अब देखा जाता है कि इनके साथ एट्रोसिटीज़ होती हैं, बड़े सारे इंसिडेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, तो सोशल डिस्टेंस इनके साथ मेंटेन करके रखते हैं हाई कास्ट के लोग। तो ये इनका स्टेटस जो है लो है। कहाँ पे इनका स्टेटस जो है हमारी सोसाइटी में लो है। इनमें अनटचेबल्स हैं, वो तो बिल्कुल लो पोजीशन पे आते हैं सोसाइटी में। तो रिलीजियस प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो रिलीजियस प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो ही प्रीस्ट का रोल प्ले करते हैं, हाई कास्ट ब्राह्मण्स। ठीक है, तो इनको क्या होता था कि राइट्स जो होते थे जो टेंपल एंट्री में, तो उसमें इनको डिनाई कर दिया जाता था हाई कास्ट ब्राह्मण्स को। तो अब अनटचेबल्स को हम टेम्पल्स के अंदर अलो ही नहीं करते थे, लोअर कास्ट के लोगों को अलो ही नहीं करते थे। तो ब्राह्मण्स ही वहाँ पे उनका हक था भगवान की पूजा करने का, और उनका राइट भी नहीं था कि आप गॉड को वर्शिप करें, गॉडेस को वर्शिप करें टेम्पल में। तो ये इनकी रिलीजियस प्रॉब्लम थी, सोशल प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में वो गरीब थे, कोई एग्रीकल्चरल लेबर्स का काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्रीज में लेबर का काम कर रहे हैं, और कुछ अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं, बट उनका कोई एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ओके, तो अब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने की वजह से उनको क्या होता है, बड़ी इकोनॉमिक हार्डशिप्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। ओके, तो अब उनको उनके पास लैंड नहीं है, और उनको राइट भी उनको डिप्राइव किया जाता था कि आप लैंड प्रॉपर्टी नहीं रह सकते, तो अपना बिजनेस भी वो कैरी अप नहीं कर सकते, और वो बॉन्डेड लेबर काम करते थे। कहाँ पे वो ऑक्यूपेशन भी चूज़ नहीं कर सकते थे, और उनको काम दे दिया जाता था कि आपने डेड बॉडी कैटल्स को रिमूव करना है, स्ट्रीट्स को क्लीन करना है। ओके, तो और ये कौन थे? लैंडलेस लेबरर्स थे। तो ये क्या करते थे? हाई कास्ट जो हिंदूज थे उनके खेतों में ये काम करते थे एज ए लेबरर्स। ओके, तो हमने बात करी सोशल स्टेबिलिटीज़ की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ की, प्रॉब्लम्स की, और रिलीजियस प्रॉब्लम्स की। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक डिसेबिलिटीज़। तो उनको राइट नहीं होता डिग्निफाइड लाइफ के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिग्निफाइड लाइफ ये नहीं जी सकते। अब पब्लिक लाइफ की बात करें, है ना, तो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, वेल्स के लिए इनको डिनाई किया जाता था, तो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं। अब एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो तो अनटचेबल्स को क्या करते थे? डिप्राइव करते थे, वेर डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग एजुकेशन। ओके, तो अब इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या क्या हैं? हमने इनके पीछे में हमने पढ़ा, हमने इनकी प्रॉब्लम्स पढ़ी, हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी, हमने एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम पढ़ी, लो लिटरेसी रेट की प्रॉब्लम पढ़ी, लैंड एनलिशन की प्रॉब्लम पढ़ी, है ना, पुअर इनको हेल्थ की प्रॉब्लम पढ़ी, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखी। तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सोशल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रिलीजियस प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पब्लिक डिसेबिलिटीज़ है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको डिप्राइव किया जाता है, डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग एजुकेशन। अब इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या किया है? तो अब जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, है ना। उन्होंने उन्होंने क्या किया? उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अपलिफ्ट करने के लिए, और जो दूसरी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए काफ़ी काम किया। ठीक है, तो हम बात करते हैं आर्टिकल, तो अब देखा जाए तो तो आप ये अपने आप को कोई भी स्टेट अगर प्रोविज़न बनाना चाहती है,
शेड्यूल्ड सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, सोशली भी बैकवर्ड है और एजुकेशनली भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो इनके लिए स्टेट्स अगर कोई इनके एडवांसमेंट के लिए अगर कोई प्रोविज़न बनाना चाहती है तो उनको कोई नहीं रोक सकता। तो एरा स्टार्ट हो गया रिजर्वेशन का इंडिया में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो अब पहले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन होती थी। अब क्या हुआ कि इनको जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो एडेड हैं चाहे वो अनएडेड हैं, तो वहाँ पे भी जो जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी कम्युनिटी के बच्चे हैं वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अब प्रमोशन में भी इनको रिजर्वेशन दी। और आर्टिकल अगर हम 17 की बात करें, आर्टिकल 338 की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। आर्टिकल 17 की बात करें तो आपको नॉन टचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। आर्टिकल्स 24 की बात करें तो वो चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करता है, ठीक है। अब आर्टिकल हमने रिजर्वेशन भी दी है, ठीक है, पंचायत्स को। पंचायत में 1/3 जो सीट्स हैं पंचायत्स में, ठीक है, वो शेड्यूल कास्ट को दी गई है। तो अपना तो देखा जाए तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी फुलफ़िल कर सकते हैं, कल्चरल इंटरेस्ट भी फुलफ़िल कर सकते हैं, एजुकेशनल इंटरेस्ट भी फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट की, पार्लियामेंट में भी है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी है। तो अलग अलग इनको रिजर्वेशन तो दे रहे हैं अलग अलग लेवल से। तो इनको स्टेट अगर कोई इनको प्रमोशन देना चाहती है कैटेगरी के बेस पे वो भी दे सकती है। अब एक और चीज़ है, अगर जो बेसिकली हम देखा जाए तो जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इनको पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी रिजर्वेशन है, पंचायत में भी रिजर्वेशन है, ठीक है। तो अब इनको प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेनी है तो वहाँ पे भी इनको रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। तो बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए हैं इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़े एलैबोरेट तरीके से प्रोविजंस दी हुई हैं, कमीशंस हैं इनके लिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, ओके। तो अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन है, ओके। तो देखा जाए तो सीट्स रिजर्व्ड हैं पंचायत में, ये आपने इसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोविजंस जो हैं आपको वहाँ मेंशन लिखने करने पड़ेंगे। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1980, तो ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ओके। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये सिविल राइट्स भी है इनके लिए ना 1900 प्रोटेक्शन सिविल राइट 1955। तो स्कीम्स क्या हैं, अगर हम स्कीम्स की बात करें तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। आप इनके लिए वन जीवन है इनके लिए, है ना। अब नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है। तो
तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, तो इनके लिए स्कीम्स भी हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी हैं, और भी प्रोविजंस हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे सेफ गार्ड्स दिए हैं इनको, है ना। तो वो हमने डिस्कस करे आपके साथ, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ओके, तो अब जो है इनको अब बेसिकली ये नेशनल कमीशन हो गया, ये इंस्टीट्यूशनल हैं, तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये इनको दिया जाता है प्रावधान, है ना। तो अब जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जो कि इंटरेस्ट को, जो इनके इंटरेस्ट को देखती है, शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को। ओके, तो अभी हम बात करते हैं बैकवर्ड क्लासेस की। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या हैं? तो ये भी क्लासेस जो हैं, ये भी एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो ये कलेक्टिव टर्म यूज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो अब शायद सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस थी, उनके लिए क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया कमीशन ने। तो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बताया। तो कुछ क्राइटेरिया हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो अब काका कालेलकर कमीशन, काका कालेलकर चेयरमैन थे, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बना 1953 में। तो इन्होंने क्राइटेरिया दिया कि हम किसको हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बोलेंगे, जो कि जिनकी सोशल पोजीशन कास्ट हिरार्की में, ट्रेडिशनल कास्ट हिरार्की में जो है लो है, और जिनका एजुकेशन जो है वो एडवांसमेंट नहीं हुई है, और रिप्रेजेंटेशन इनकी ट्रेड में, कमर्स में नहीं है, इंडस्ट्री में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है उनकी, और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नहीं है।
फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन काका कालेलकर ने उसके चेयरपर्सन थे। तो सेकंड बैकवर्ड क्लास जो कमीशन थी उसको पॉपुलरली कहा गया मंडल कमीशन। ओके, तो कास्ट के बेसिस पे अपोज किया कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी कमीशन बनी, मंडल कमीशन बना। तो उसने कहा सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक फैक्टर देखा। ठीक है, सोशल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर देखा। तो इसके बेस पे बैकवर्ड क्लास कमीशन की दो कमीशन का आपने बारे में बता देना है। एक काका कालेलकर कमीशन था और दूसरा था मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन में भी क्राइटेरिया रखे थे, एजुकेशनल क्राइटेरिया था, इकोनॉमिक क्राइटेरिया था, सोशल क्राइटेरिया था। उसके बेसिस पे इन्होंने कम्युनिटी को डिवाइड करने की कोशिश की। सोशल कास्ट, एजुकेशनल कास्ट, इकोनॉमिक कास्ट। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने शेड्यूल्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस आई। तो बैकवर्ड क्लासेस में भी अगर आप देखा जाए तो आप देखोगे कि जो बैकवर्ड क्लास है तो वहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम है एक्सप्लॉयटेशन है, डेप्रिवेशन है। सोशल आप देखोगे डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, पॉलिटिकल डिस्पैरिटी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्पैरिटी है, पॉलिटिकल डेप्रिवेशन है। वही सेम हमने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। ओके, तो इनकी सेफ गार्ड्स के लिए भी कुछ आर्टिकल्स हैं। ओके, तो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो कर सकते हो। आप स्पेशल गवर्नमेंट इनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए, बैकवर्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है वो कर सकते हैं।
प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन हो तो उनको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो इनके लिए भी प्रोविजंस थे कि अपने एडवांसमेंट के लिए, एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए, कल्चरल एडवांसमेंट के लिए, अपना सोशल एडवांसमेंट के लिए ये कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रोविजंस बनाना चाहें तो कर सकती है स्टेट। तो इनको सर्विस में भी रिजर्वेशन जो है वो दी गई। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस में भी आपको बैकवर्ड क्लासेस जो हैं तो वो भी इनको जो है वो रिप्रेजेंटेड नहीं थी एडुकेटली पब्लिक सर्विस में, तो उसमें इनको रिजर्वेशन दी गई। तो अब इनको अनटचेबिलिटी को भी अबॉलिश करता है। ओके, तो अब कमीशन बना सकता है और इनके ऊपर रिपोर्ट बना सकता है, शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर। तो उसकी रिपोर्ट को हम सोशली एंड एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर बना के तो टेबल में, पार्लियामेंट में वो टेबल कर सकता है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है 1993। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस।